भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। समेषां छात्राणाम् अथ च विदुषाम्। इदानीम् अस्माकं ज्योतिष्कक्षायाः ये प्राध्यापकाः सन्ति, ज्योतिषविभागाध्यक्षाः, कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी महाभागाः समागताः। तेषां हार्दं स्वागतम् अस्मिन् संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने। अथ च आचार्यान् प्रणौमि। प्रार्थये इदानीं कक्षायाः आरम्भः स्यादिति। आचार्याः ओम दिक्कालाद्यानमच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये तुवाभूतेतमानाय नमः शान्ताय तेजसे अचिन्त्याय प्रभुपाय विभुताय रात्रि दिन इन विभागों से बलवती होने का विचार किया था। अब कह रहे हैं कि जो हमने बताया अभी तक की राशियां ये द्विपद होती हैं, ये चतुष्पद होती हैं, बलवती होती हैं, लेकिन वास्तव में कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी चतुष्पद है, कौन सी क्या है, उस विषय में इन्होंने चर्चा अभी नहीं किया। उसी बात को इस श्लोक के माध्यम से आप सभी देखेंगे। 12 नंबर का श्लोक है, शायद यही बार हमने से ही पढ़ाना है। हाँ, तो 12 नंबर का श्लोक है, आप देखेंगे। मेघाश्चतुष्पदा करपूर्वभागश्च कर्कट राशि सविस्त्रियो वृश्चिकः कथितः मकरस्य पश्चिमार्धं मीनश्च जलचरः ख्यातः मिथुन तुला घटकन्या द्विपदाख्या धन्वी पूर्वभागश्च। इस श्लोक में आचार्य ने राशियों की चतुष्पदादि संज्ञाओं का विभाजन किया है। चतुष्पद राशियों में सबसे पहले कह रहे हैं कि मेष, वृष, धन्वी। धन्वी कहते हैं धनुष को, धनुष धारण करता है जो, तो वह धन्वी है। और धन्वी का अर्थ 12 राशियों में जब हम देखने जाएंगे तो धनुष के समान जिस राशि की आकृति है वो धनु राशि। तो मेष, वृष, धन्वी, सिंहास चतुष्पदा। और सिंह ये कैसे है? चतुष्पद है। ये तारे जो हैं ये चतुष्पद है। मेष, वृष, धन्वी, सिंहाः चतुष्पदाः गेयाः एतेषां संज्ञा चतुष्पदा भवति। तो इनमें मेष, वृष देखें कि मेष जो धनुराशि पूरी नहीं, पूर्वार्ध का मतलब होता है कि 60 घटी की अथवा 30 अंशों की एक राशि होती है। तो उस 30 अंशों में 15 अंश जो प्रारंभ के होंगे वो पूर्वार्ध कहलाएंगे और अंतिम के जो 15 अंश होंगे वो उत्तरार्ध कहलाएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि मेष, वृष, धनु, सिंहास चतुष्पदा। तो मेष जो मेढा होता है अथवा भेड़ होता है वो 4 पैर वाला होता है, आपने देखा है। वृषभ जो बैल होता है वह भी 4 पैर वाला होता है। और सिंह जो होता है शेर, तो शेर भी 4 पैर वाला होता है। धन्वी को धनुर्धर हाथ में धनुष धारण किए हुए उस राशि का जब स्वरूप आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो है धनु राशि का अंतिम परार्ध माने 15 अंशों के बाद का जो हिस्सा है वह चतुष्पद राशि है, बाकी चतुष्पद राशि नहीं है। उसके बाद कर रहे हैं मकर पूर्व भागाश्च। मकर पूर्व
भागाश्च, और मकर राशि की पूर्व जो है वह पूर्व भाग माने 15 अंश तक। तो मगर जो होता है मगरमच्छ, मकर राशि, तो वह मगरमच्छ आपने देखा होगा कि पानी के अंदर डूब के हमेशा नहीं रहता है, कुछ समय तक वो पानी में डूबेगा, कुछ समय तक वह पानी में से मुंह निकाल के बैठता रहता है। तो इसका ध्यान रखना है कि मकर राशि का पूर्व भाग और धनु राशि का अंतिम भाग ये चतुष्पद के अंतर्गत आती है। कर है कीटः कर्कट राशि ही, और जो कर्क राशि है वह कीट है। कीट का अर्थ होता है कीड़ा मकोड़ा जो हम कहते हैं, तो वह कीट राशि जो है वह कर्क है। केकड़ा यदि आप लोगों ने देखा हो तो अभी तक हमने देखा कि मेष वृष धन्वी सिंहास चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च। कह रहे हैं कि मेष वृष धन्वी, धन्वी का अर्थ है धनु का पूर्व भाग। जहां पर भी धन्वी लिखा रहता है हम उसको धनु राशि से संबंधित करते हैं। तो यहाँ पर धनु राशि का पूर्व भाग और सिंह, सिंह का अर्थ है शेर, मेष का मतलब होता है भेड़ा मेढा, वृष का मतलब होता है बैल। तो इन सबको आपने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है। ये 4 पैरों वाले जीव हैं, इनको चतुष्पद कहा गया है। फिर कह रहे हैं मकर पूर्व भागाश्च। मगरमच्छ यदि आपने पानी में देखा हो कभी, तो मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं? उसके भी 4 ही होते हैं, लेकिन उसकी एक आदत होती है कि वह 2 पैर तो पानी में रखता है और 2 पैर बाहर रखता है। कई बार शरीर का आधा हिस्सा उसका जल में डूबा रहेगा लेकिन आधा बाहर रखता है। इसीलिए मकर राशि की कल्पना में कह रहे हैं कि जो उसका पूर्व भाग है, माने उसका 30 अंशों की जो राशि है, तो उसमें 15 अंश जो राशि मकर राशि का होगा, वह 15 अंश का हिस्सा क्या कहलाएगा? चतुष्पद कहलाएगा। और धनु राशि का अंतिम परार्ध माने 16 से 30 अंशों का जो हिस्सा होगा वह चतुष्पद कहलाएगा। अगले लाइन में कह रहे हैं कीटः कर्कट राशि ही सरीसृपो वृश्चिकः कथितः। वृश्चिकः सरीसृपो कथितः। वृश्चिक राशि जो है उसकी संज्ञा क्या है? सरीसृप। सरीसृप का अर्थ क्या होता है? जो सरकता है, जो पैरों के बल पर ना चलते हुए अपने शरीर को सरकाता है, उसको सरीसृप की संज्ञा दी गई है। और कीटः कर्कट राशि है। कीट जो है वह क्या राशि है? तो कीट राशि जो है वो कर्क है। केकड़ा जो होता है उसकी संज्ञा है कीट, माने कर्क राशि। कर्क राशि का अपर नाम एक और बताए थे, कुलीर। अब कह रहे हैं मकरस्य पश्चिमार्धम। अब मकर के पूर्व की बात किए थे, मुंह वाले हिस्से की बात किए थे, अब पीठ वाले 15 अंश की बात कर रहे हैं कि मकरस्य पश्चिमार्धे, उसका जो पश्चिमार्धम जो परार्ध होगा मकर का, वह उत्तरार्ध जो होगा वह 15 अंश क्या होगा? ज्ञेयो, उसको जानना चाहिए। ज्ञेयो अर्थात विजानीयात, ज्ञेयम जानना चाहिए। मीनश्च, और मीन को भी क्या जानना चाहिए? जलचरः ख्यातः, जलचर राशि जानना चाहिए। तो मगरमच्छ और मीन माने मछली, ये दोनों कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। इसीलिए इनकी संज्ञा क्या हो गई? मीन राशि। और मकर राशि की संज्ञा हो गई जलचर राशि। लेकिन मीन तो मछली तो हमेशा जल में रहती है, लेकिन जो मगरमच्छ है वह हमेशा जल में नहीं रहता है। उसका आधा शरीर बाहर और आधा शरीर अंदर रहता है, इसीलिए उसको आधे हिस्से को ही यहाँ पर कल्पना किया गया है। अब कह रहे हैं मिथुन तुला घट कन्या। मिथुन माने मिथुन राशि, तुला माने तुला राशि, और घट का अर्थ होता है कुंभ, घड़ा। घट का अर्थ क्या होता है? कुंभ, जिसको मिट्टी का घड़ा भी हम कहते हैं, उसको हम घट कहते हैं संस्कृत में। तो यहां पर कह रहे हैं मिथुन तुला घट और कन्या। कन्या माने कन्या राशि। इनकी क्या संज्ञा है? द्विपदाख्यात, द्विपदा आख्या। द्विपद नाम की संज्ञा इनकी होती है।
फिर कह रहे हैं धनवी पूर्व भागश्च, धनु राशि की जो पूर्व में इन्होंने पहले बात किया था उसको कह रहे हैं कि जो उत्तरार्ध की बात किया था वहां पर 15 अंशों की, अब पूर्वार्ध को कह रहे हैं कि धनवी पूर्व भागश्च द्विपदा आख्या, द्विपद राशि की संज्ञा इनकी होती है। एक बार श्लोक को फिर से देख लें, आज नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार अवधान हो चुका है। मेष वृष धन सिंहा चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च कीट कर्कट राशि सरीसृपो वृश्चिक कथितः मकरस्य पश्चिमार्धम ज्ञेयो मीनश्च जलचरः ख्यातः मिथुन तुला घट कन्या द्विपदाख्या धन पूर्व भागश्च। मेष वृष धनु राशि का उत्तरार्ध सिंह, इनकी संज्ञा क्या है? चतुष्पद। मकर राशि के पूर्वार्ध की भी संज्ञा चतुष्पद होती है। कीट राशि की संज्ञा कर्क राशि की होती है और वृश्चिक की सरीसृप की संज्ञा होती है। और मकर का अगला उत्तरार्ध और मीन राशि पूरी जलचर कहलाती है। मिथुन तुला घट मने कुंभ और कन्या और धन भी पूर्व भागश्च, धनु राशि का पूर्वार्ध जो है वह किसके नाम से? द्विपदा आख्या, द्विपद के नाम से जाना जाता है। आप एक चार्ट बनाएंगे, ऊपर में राशि लिखेंगे, राशियों की संज्ञा, नीचे में 4 उसके डिपार्टमेंट करेंगे। एक तरफ लिखेंगे चतुष्पद, एक तरफ लिखेंगे कीट, उसके नीचे लिखेंगे जलचर और जलचर के बगल में लिख देंगे द्विपद। 4 प्रकार की राशियां बतलाई गई, उन चारों की संज्ञाओं को आप लिख लेंगे तो प्रायोगिक स्वरूप में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब कह रहे हैं राशियों के बल। ज्योतिष शास्त्र में जब फल कथन की बात आती है, जन्म पत्रिका विचारने की बात आती है, तो कोई भी जब फलादेश कर दिया जाता है, यदि आपने किसी को कोई फलादेश कर दिया तो कई बार शास्त्रगत विचार लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा कह तो दिया कि ऐसा हो जाएगा इस जातक के जीवन में, तो वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उस जातक के जीवन के बारे में जान सकते हैं। उन सारी बातों को जन्म पत्रिका के माध्यम से जो जो विचार किया जा सके उसको यहाँ पर प्रायोगिक स्वरूप में समझाने के लिए कह रहे हैं कि राशि बलम आह, राशियों का बल अब कहने जा रहे हैं। देख लीजिए श्लोक को, 14 नंबर का श्लोक है। अधिपयुतो दृष्टो वा बुधजीवयुते क्षितश्चयो राशिः स भवति बलवान् यदा युक्तो दृष्टोऽपि वा शेषैः। करें अधिपयुतो, अधिप अर्थात अधिप का अर्थ क्या होता है? स्वामी, मालिक। अधिप जीव युते क्षितश्च यो राशि ही, बुध का अर्थ हो गया बुध, और जीव का अर्थ क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की बात हो रही है। बुध जीव युते क्षितश्च, क्षित कहते हैं अक्षित, उसको कहते हैं देखने को, दृष्टि को। तो यदि कोई राशि अपने स्वामी से बलवान हो, अधिपयुतो दृष्ट होगा, या फिर अपने स्वामी के द्वारा देखी जाती हो, फिर कह रहे हैं ये दोनों बातें यदि नहीं हो रही हैं तो बुध जीव युते क्षितश्च यो राशि ही, बुध का अर्थ हो गया बुध और जीव का अर्थ हो गया बृहस्पति। तो बुध और बृहस्पति के द्वारा अथवा बुध और बृहस्पति से जो राशि युत हो अथवा देखी जाती हो, माने बृहस्पति की अथवा बुध की उस पर दृष्टि पड़ती हो, तो कह रहे हैं यो राशि सभवती बलवान, वह क्या होती है? बलवान होती है। वह राशि क्या होती है? बलवान होती है। और कह रहे हैं यदा युक्तो दृष्टो अपिवा शेषैहि, शेषैहि का मतलब क्या हो गया? अन्यैहि, अन्यैहि माने जो बाकी के ग्रहों की बात कर रहे हैं कि यदि उन ग्रहों के अतिरिक्त, कौन से ग्रहों के अतिरिक्त? तो बुध और बृहस्पति के अतिरिक्त यदि क्या हो, अन्य ग्रहों से युक्तो दृष्टो किवा बलवान न,
बलवान में न छिपा हुआ है, वहां पर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि स भवती बलवान, वह बलवान होगी। कब होगी? जब अपने स्वामी से युत हो, अधिपयुत हो, दृष्ट हो या फिर देखी जाती हो। फिर कह रहे हैं कि बुध जीव युते क्षितश्चयो राशि ही, बुध जीव के द्वारा भी युति हो अथवा देखी जाती हो। स भवती, वह होती है, क्या होती है? बलवान, न बलवान होती है। और वहां पर न एक और है, इसका मतलब होता है कि न यदा युक्तो, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दिया यहाँ पर वराहाचार्य ने। बहुत बातें तो सीधी बताई, लेकिन उसको कंडीशन के साथ ये बात दिया कि यदा युक्तो दृष्टो अपिवा शेषैहि अन्य ग्रह ही। कौन कौन से अन्य ग्रह बच गए बुध और गुरु के अलावा? तो सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों से राशि दृष्ट अथवा युत ना हो। यदि इनसे युत और दृष्ट हो रही है तो वह राशि भी बलवान नहीं मानी जाएगी, बलवती नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जो राशि अपने स्वामी से दृष्ट हो अथवा युत हो अथवा बुध और गुरु तीनों से युत हो। मान लीजिए कि कोई ऐसी भी जन्म पत्रिका जब हम विचार करेंगे तो परिस्थितियां कितने तरह की बन सकती हैं, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह है कि कोई भी राशि अपने स्वामी से बलवान हो सकती है, अधिपयुतो, दृष्ट होगा या फिर देखी भी जा सकती है। अब कह रहे हैं बुधै जीव बुधै युतेक्षितो, बुध और बृहस्पति के द्वारा युति भी रखती हो। तो मान लीजिए कोई ऐसी राशि हो जो अपने स्वामी के घर में भी बैठी हो और बुध और गुरु की दृष्टि भी हो रही हो, तो ये सर्वसे श्रेष्ठ बलशाली मानी जाएगी, सबसे बलवती मानी जाएगी। जो अपने स्वामी से भी युत हो, दृष्ट हो अथवा बुध गुरु से भी दृष्ट हो, ये सबसे एक नंबर की बलवती होगी। लेकिन शेष ग्रहों से दृष्ट और युत ना हो, तभी ये पूर्ण बली मानी जाएगी, पूर्ण बलशाली मानी जाएगी, पूर्ण बलवती मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि अपने स्वामी से युत हो अथवा दृष्ट हो, बुध गुरु से भी दृष्ट हो, लेकिन दूसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अन्य ग्रहों से भी युत अथवा दृष्ट हो सकती है। तो जब अन्य ग्रहों से युत और दृष्ट हो गई तो उसको मध्यम बली माना जाएगा, पूर्ण बली नहीं माना जाएगा, क्योंकि साफ सुथरी मिल रही है। एक तो पूर्ण बली का कंडीशन बतलाए कि किसी अन्य ग्रह के द्वारा देखा नहीं जा रहा हो, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो रही हो, तो वह पूर्ण बली हुई। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि सारी बातें तो हैं, लेकिन यदि अन्य ग्रह से देखी जा रही हो तो वह राशि क्या हो जाएगी? मध्यम बली हो जाएगी। तीसरी कंडीशन भी कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि वह राशि अपने स्वामी से युक्त हो, दृष्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन बुध और गुरु की दृष्टि ना पड़ती हो, तब वह निर्बल मानी जाएगी अथवा बलहीन मानी जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में फल कथन की अपनी एक विशेषता वैज्ञानिकता है और उसको धारण करने के लिए, उसको समझने के लिए यह राशि का बल समझना नितांत आवश्यक है। तो राशि का बल निकालने के लिए 12 भाव है, 12 राशियां बैठेंगी। 12 राशियों में कौन सी राशि कितनी बलवती है, कौन सी राशि कितनी श्रेष्ठ है और कौन सी राशि कितनी निर्बल है, अथवा 12 के 12 राशियों को कितने कितने अंक प्राप्त हैं। आप चाहें तो उसका चार्ट बना सकते हैं। जो हम लोग ऐसा समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से जन्माक्षर कुंडली बनाना 2 मिनट में एंटर किया हमने मोबाइल में, ऐप में, और हमारे सामने जन्म पत्रिका आ गई। वो जन्म का चार्ट आपका दे सकता है, आकाशीय पिंडों का फोटो दे सकता है, लेकिन उसके फलादेश
कहने की जो प्रक्रिया है वह किसी भी सॉफ्टवेयर में आज तक डेवलप नहीं है। जैसे लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजः, कन्या भर्तुम विनाशाय भर्तुम कन्या विनाशका। जातका भरण का श्लोक है कि लग्न में 12वें में 8वें में और चौथे और 7वें भाव में मंगल हो तो मंगली दोष लगता है। तो कंप्यूटर में आपने फिट कर दिया प्रोग्राम, जब हमने उसको बनाया तो प्रोग्राम में रख दिया कि 1 4 7 8 12 में मंगल आए तो कुंडली में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि मंगल है। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन है उसी जात का भरण ग्रंथ में वैद्यराज ने जो बातें कही हैं उसी ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी बातें कही गई हैं। जातक पारिजात में वैद्यनाथ जी ने कहा है। तो कहने का अर्थ है कि उसका काट कि मंगल तो हो गया, लेकिन वहीं पर यदि शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा है तो मंगली का दोष नहीं लगता है। ये बातें तो उस आपने फिट नहीं किया उसमें और आपने हल्ला कर दिया कि कुंडली मंगली है। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म विवेचन यदि नहीं किया गया तो वह फलादेश नहीं कर सकता। और यहाँ पर सूक्ष्म विवेचन करने का ये 14 नंबर का जो श्लोक है, मुझे लगता है कि किसी की भी कुंडली का जब विचार किया जाए तो इस 14 नंबर श्लोक के अनुसार प्रत्येक राशि को कितने अंक मिलने चाहिए। मेष राशि है तो अधिपयुतो दृष्टो वा, वृष राशि है उस पर भी यही अप्लाई होगा, अधिपयुतो दृष्टो वा बुधेक्षितै, सब पर अप्लाई होकर के कौन सी पूर्ण बलशाली हो रही है, कौन सी मध्यम है और कौन सी कमजोर है। और काल नरस्या यवान पुरुषानाम चिंतयेत प्रसव काले सद सद ग्रह संयोगा कुष्ठा सोपद्रवास्ते च। पिछले श्लोकों में इन्होंने कह दिया कि जो राशि कमजोर होगी तो वो राशि कमजोर और बलवती आप कैसे समझ लोगे, या कोई भी व्यक्ति कैसे निर्णय कर देगा कि फलानी राशि कमजोर हो गई और फलानी राशि मजबूत हो गई। इसका मतलब है कि एक एक श्लोकों का इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो यहां पर उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीजें समझ रहे हैं, उन राशियों के तो फलादेश से पहले 12 राशियों का बलाबल निकालना पड़ेगा, कौन बलवती है कौन कमजोर है। विडंबना यह है कि जन्म पत्रिका दिखाने आने वाले लोग 2 मिनट में उनको रिजल्ट चाहिए। पंडित जी आप तो 5 मिनट में बताओ, 2 मिनट में बताओ। पूरे जीवन की क्रियाकलाप को वह ज्योतिषी किस प्रकार से 2 मिनट में कैलकुलेट करके आपको कह दे। कंप्यूटर में तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन फल कथन की जो प्रणाली है, महर्षि पराशर जी कहते हैं कि 2 प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। एक सामान्य के अंतर्गत तो सभी लोग ज्योतिष को पढ़ लेंगे, राशियां कितनी है, नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं। लेकिन जब फल कथन की बात आएगी, विशिष्ट गणित की बात आएगी, तो ये तो जो मैंने अभी 14 नंबर के श्लोक में पढ़ाया आपको, ये दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी प्रणाली में, कहीं भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको मिल जाए तो आप मुझे सूचित करें। आज तक डेवलप नहीं हुआ है, ना हो सकेगा, यह हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि यह आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि कौन सी राशि पुरुष है, कौन सी राशि क्रूर है, कौन सी राशि स्त्री है, कौन सी राशि चर है, स्थिर है, दीर्घ स्वभाव है, कौन सी राशि कौन सी दिशा में बलवती होती है। यहां पर बलवती की बात इन्होंने अधिपयुतो दृष्टो हुआ तो कह दिया, लेकिन पूर्व में ये भी तो कहा है कि पूर्व दिशा में ये जलचर राशियां और इन दिशा में ये राशियां बलवती होती हैं, रात्रि के समय ये बलवती होती हैं, दिन में ये होती हैं, सायं संध्या में होती है। ये सारी बातें कहां से ले आएगा कंप्यूटर और कहां से ले आएगा कोई प्रोग्रामर। इसका मतलब है कि शास्त्र को गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। शास्त्र को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिए दूभर हो जाएगा। चलिए अगले श्लोक को हम देख लेंगे। इसमें केवल नाम कहे गए हैं 12 भावों के। 15 नंबर का श्लोक है। इस 15 नंबर के श्लोक में 12 भाव जो है जन्म पत्रिका के,
उन्हीं का नामकरण किया गया है। 12 भाव आप समझ गए हैं। जन्म कुंडली पिछले में एक चित्र दिखाया था। पूर्व दिशा में लग्न स्थान है, पश्चिम दिशा में सप्तम स्थान है, दक्षिण दिशा में दशम स्थान है और उत्तर दिशा में चतुर्थ स्थान। वह उसकी बातें हमने की थी। अब इस श्लोक को देखिए। तनुधन सहज सुहृत सुतर पूजाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नाद भावा चतुरस्राख्ये अष्टम चतुर्थे। एक बार फिर से श्लोक के देख लीजिए। तनुधन सहज सुहृत सुतर पूजाया मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय इति लग्नाद भावा चतुरस्राख्ये अष्टम चतुर्थे। कह रहे हैं तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। तनु का अर्थ क्या होता है? शरीर। दो लग्नादीनाम तन्वादि भावाश्रय। लग्नादि 12 भावों के नाम कह रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। और नामकरण के साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि उन भावों से उन वस्तुओं का विचार भी किया जाता है। कैसे? तो तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। तो तनु का अर्थ जब शरीर है तो शरीर का विचार भी लग्न से ही होगा। फिर कह रहे हैं धन, क्रम से चलेंगे। 1 से 12 भावों की बात कर रहे हैं। तो तनु मने शरीर और उसी को लग्न कहेंगे। लग्न का मतलब हो गया प्रथम भाव। द्वितीय भाव का नाम हो गया धन। वहां से धन की, इकोनॉमी की और जो हमारा कमाई है उसकी जो चर्चा होगी धन की, वहां से होगी। तनु धन सहज। सहज किसको कहते हैं? भाई को। जो सहोदर होता है उसको सहज कहा गया है। उसको बहन को अथवा भाई को सहज कहा गया। तो भाई बहन का जो विचार है वह सहज से होता है। सुहृत, सुहृत का मतलब होता है मित्र। तो मित्रों का जो विचार है, आजकल की बड़ी समस्या है मित्र मंडली वाली। एक्चुअल जीवन में यदि जरूरत पड़ जाए तो कोई भी मित्र खड़ा नहीं रहता है। फेसबुक में 5000 फ्रेंड और व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स, लाखों लोग, वह सब मित्र के अंतर्गत आते हैं। यहां पर मित्र की बात हो रही है। तो मित्र सुहृत कौन हो सकता है? और फेसबुक का फॉलोवर्स आपका मित्र नहीं हो सकता है। चैटिंग किया हुआ आदमी जो है, चैटिंग चीटिंग एक ही चीज है। हम लोग तो संस्कृत वाले हैं। तो चैटिंग करने से वो आपका मित्र नहीं हो जाएगा। मित्रों के भी लक्षण है शास्त्रों में। पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति पदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं ही प्रविदन्ति संतः। संतों ने सन्मित्रों के लक्षण कहे। कौन मित्र है? जीवन में जो भी व्यक्ति आपसे अपने माता पिता की गलतियां गिनाता फिरे वह कभी मित्र नहीं हो सकता। वैसे को मित्र बनाना भी नहीं चाहिए। जो अपने माता पिता का नहीं है वो आपका और हमारा कहां से होने वाला। तो चौथे भाव को मित्र कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुत का अर्थ है पुत्र अथवा संतति, संतान। फिर कह रहे हैं रिपु। रिपु का अर्थ है शत्रु, जिसकी जीवन में बहुत आवश्यकता है। लोग कहते हैं शत्रुओं से दूर रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। शत्रु जो है वो आवश्यक रूप से होने चाहिए। व्यक्ति को ईर्ष्यालु प्रकृति का बनना चाहिए। ईर्ष्यालु किस प्रकार का? अगले ने एक दिन में 10 श्लोक याद किया तो मैं 15 याद करके दिलाऊंगा। अगले ने 15 याद किया तो मैं 20 दिखाऊंगा। अगले ने 2 चित्र बना के और विषय प्रस्तुत किया तो मैं 10 बनाऊंगा। ईर्ष्या का भाव वो होना चाहिए। अगले का नेटवर्क गायब कर दूंगा, मोबाइल फोड़ दूंगा, अगली बार दिखेगा नहीं ग्रुप में। ईर्ष्या वो नहीं चाहिए। ईर्ष्या अच्छे के लिए होनी चाहिए कि यदि कोई 2 घंटे पढ़ता है तो मैं 3 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। अगले को इतना आता है मुझे उससे भी ज्यादा आना चाहिए, ये ईर्ष्या होनी चाहिए।
उसी को कह रहे हैं रिपु। तो शत्रु तो होना चाहिए ना, तभी तो हम किससे बराबरी करेंगे, किससे अपना ये कंपैरिजन करके आगे बढ़ेंगे। तो शत्रुओं की आवश्यकता है जीवन में। वो आप ऑफिस में जाएंगे कर्मचारी के रूप में, कहीं पर पॉलिटिशियन बनते हैं, कहीं पर अपना खुद का व्यवसाय लेके, हर जगह तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपसी ये बनाना पड़ता है कि मुझे प्रतिद्वंदता करनी पड़ती है कि मेरा प्रतिद्वंदी है, इससे मुझे आगे निकलना है। तो इसीलिए रिपु की आवश्यकता कुंडली में आवश्यक है। फिर कह रहे हैं जाया। जाया कहते हैं पत्नी को, ज्योतिष शास्त्र में जाया और अनेक प्रकार के सप्तम भाव के नाम हैं। मदन, जाया, काम इत्यादि समस्त नाम जो हैं वो सप्तम भाव के हैं। धर्म, लोग कहते हैं कि इस धर्म को मानो, उस धर्म को मानो। हमारे यहाँ केवल और केवल सनातनी बन जाने से ही, शास्त्रों को पढ़ लेने से ही व्यक्ति गलतियां नहीं करता है। किस प्रकार से धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं ना, कि धर्म की रक्षा करो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आपने देखा होगा समाज में धर्म की माता मिल जाती है, जिसकी माता नहीं है तो बोलेगा तुम मेरी धर्म की माता हो। फलाने अच्छा लग गए तो तुम मेरे धर्म के पिता हो। भले उनसे ऑफिस में प्रमोशन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, लेकिन धर्म का पिता बना लेगा, धर्म का भाई। यहां तक कि राखी के दिन 10-20 को बहन बना लेता है, धर्म की बहन। लेकिन धर्म की पत्नी जो होती है वो केवल एक होती है। तो धर्म ने ही तो आपको बचा रखा है इस रिश्ते से कि आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। सुना है कभी किसी को कि धर्म की पत्नी और केवल एक ही होती है जिससे आपका विवाह होता है? और नीति शास्त्र समझाता है कि एको देवो केशवो वा शिवो वा, एक मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा, एका वासः पत्तने वा पुरे वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। तो नीति शास्त्र अथवा कोई भी शास्त्र हमें हमारे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो यहां पर सप्तम भाव जो आता है वह जीवन का टर्निंग पॉइंट जो आता है, बस शुरुआत वहीं से होता है जीवन का सब कुछ। इसीलिए कुंडली के ठीक सामने सप्तम भाव 180 अंश की डिग्री पर सप्तम भाव, जिसको पत्नी भाव कहते हैं। उसके बाद से है मृत्यु, 8वां भाव जो है उसका संज्ञा मृत्यु, 9वें भाव की संज्ञा धर्म, और 10वें भाव की संख्या जो है उसकी संज्ञा जो की गई है वो कर्म की आख्या, मैंने कहा गया है कर्म। और आय शब्द यहाँ पर कर्माख्या, ये जो छपा हुआ है आपके पास ये मिसप्रिंट है, कर्मायाहा, कर्म आयाहा। आय भाव वह 11वां भाव होता है, और व्यय इति, व्यय का मतलब होता है 12वां भाव। तो ये टोटल इति अर्थात यहां तक ये 12 भावों की बात हो रही थी। शून्य से, लग्न से लेकर, लग्न का अर्थ है प्रथम भाव, तो प्रथम भाव को तनु, द्वितीय भाव को धन, तृतीय को सहज, चतुर्थ को सुहृत अर्थात मित्र, पंचम को सुत अर्थात संतान, और रिपु का अर्थ है छठा जिसका शत्रु, और जाया का अर्थ है पत्नी अथवा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, मृत्यु है 8वां, धर्म है 9वां, कर्म है 10वां, और आय जो होता है वह होता है 11वां भाव, और व्यय जो होता है 12वां। इसी को 12 भावों को आध्यात्मिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, अनेक प्रकार के चिंतनों के साथ भी अलग अलग महर्षियों ने विश्लेषण किया है। क्योंकि इन्हीं 12 भावों पर 15 नंबर का श्लोक आप जीवन भर याद रखेंगे, जीवन भर इसकी आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। 15 नंबर का जो श्लोक है, क्योंकि जन्म पत्रिका जब आप देखेंगे तो 12 भावों की ही संज्ञा आपको समझ में आनी है। अब कह रहे हैं लग्नाद भावा चतुरस्र आख्ये अष्टम चतुर्थे। लग्नाद भावात माने लग्न भाव से चतुरस्र, चतुरस्र संज्ञा होती है किसकी? चौथे और 8वें की। अष्टम चतुर्थे, 8वें और चौथे भाव की जो संज्ञा है वो क्या है? चतुरस्र।
यह भावों की संज्ञा भी है, इसी श्लोक में इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यह भावों की संज्ञा दी हुई है जिससे कि भावों के विचारणीय वस्तुओं को हम गहन अध्ययन करके और उनके वैज्ञानिक विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस यहीं पर अपनी बातों को समापन करेंगे। आप लोगों को किसी को इन श्लोकों में जो पढ़ाया